हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडियो ट्री में। दोस्तों, जो हमारी अभी वीडियो की सीरीज़ चल रही है वह है BHDE 143। इससे पहले भी मैं इस विषय पर BHDE 143 पर कई वीडियो बना चुका हूं और आगे भी कई वीडियो अभी और आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो मेरे वीडियो आगे आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो BHDE 143 में प्रेमचंद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनमें उनके उपन्यास की विशेषता, उनके कहानी लिखने की जो विशेषता है, इस सब विषयों पर हम पढ़ रहे हैं। उनके जीवनी के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रेमचंद एक कहानीकार के रूप में। एक कहानीकार के रूप में जब वो कहानी लेखन करते हैं तो उनका विचार क्या होता है, वह समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस विषय पे हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के विषय में पढ़ते हैं कहानीकार प्रेमचंद को। प्रेमचंद हिंदी उर्दू के कहानीकार हैं। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था, बाद में वे धीरे धीरे इसे हिंदी में लिखने लगे। अंत में उन्होंने अपनी रचना को हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित हुई थी, जिसे सोजे वतन, जो उनका कहानी का संग्रह है, उसमें शामिल किया गया था। इस सोजे वतन को अंग्रेज जिलाधीश द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इसमें जो भी कहानी सम्मिलित थी उसमें देश भावना से प्रेरित करने के उद्देश्य से लेखन किया गया था, जो भारत के नागरिकों को या जो भी उसे पढ़ते थे उनमें देश भावना या देशभक्ति की भावना जागती थी। इस क्रम में इस संग्रह को, जिसका नाम सोजे वतन है, उसे अंग्रेज जिलाधीश द्वारा जब्त कर लिया गया। साथ ही ऐसा कुछ भी लिखने पर प्रेमचंद के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया था। और प्रेमचंद जो भी पहले लेखन करते थे वह नवाब राय के नाम से करते थे, पर यह पाबंदी लगने के बाद उन्होंने अपने नाम को बदल लिया और उसके स्थान पर प्रेमचंद नाम रखा। फिर भावुक संदेश प्रेम के स्थान पर ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर कहानी वे लिखने लगे। इससे प्रेमचंद को साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास हुआ। अतः वो आगे जो भी लिखते थे उनकी लेखन को गंभीरता से लिखने की जरूरत को समझा। इसके साथ ही लिखने में सावधानी बरतने की आवश्यकता का भी उन्होंने अनुभव किया। यह सोच कर बाद में प्रेमचंद ने भावुक देश प्रेम कहानी नहीं लिखी। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली जो कहानी आई वह बड़ी घर की बेटी प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने मनोरंजन प्रधान कहानियां नहीं लिखी। इसके स्थान पर वे जो उद्देश्यपरक कहानियां होती है वह लिखना प्रारंभ किया। उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने जीवन के यथार्थ, जो जीवन की सच्चे कार्य या घटना होती है, का उपयोग किया और फिर उसी का वर्णन किया। उनकी कहानियों की जो परंपरा भारतीय लोक कथाओं की परंपरा से ही विकसित हुई। लोक कथाओं में प्रमुख रूप से मनोरंजन की प्रधानता होता है, परंतु प्रेमचंद मनोरंजन का किस्सा नहीं कहते, वे दुख और पीड़ा का किस्सा कहते हैं। यह विचलन उनकी कहानियों की विशेषता है। उपन्यासों में प्रेमचंद विश्लेषण करते हैं, समझाते हैं, मूल कथा से इतर बहुत सी बातें कहते हैं, परंतु कहानी में वे मूल कथा से बहुत कम भटकते हैं, मूल विषय पर ही वे केंद्रित रहते हैं। जब प्रेमचंद अपना कहानी लेखन प्रारंभ किया, जब देशभक्ति भावना से अलग वे सामाजिक मुद्दों पर अपने कहानियों को लिखना प्रारंभ किया, तो उसमें जो मूल बातें होती थी वह सामाजिक समस्या, चाहे वो किसान वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो या शोषित वर्ग हो, उनकी बातों को, उनके मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया और उसी विषयों पे अपनी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। जहाँ पहले लोक कथाओं में मनोरंजन के उद्देश्य से कहानियाँ लिखी गई थी, वहीं जो प्रेमचंद कहानी लिख रहे थे वह जो कहानी थी वह सामाजिक समस्या के मुद्दों पे वे कहानी लिख रहे थे। और वे बीच बीच में अन्य बातें भी करते थे जिससे मनोरंजन हो, पर मूलतः वो जो मूल उनकी कहानी के केंद्र में होती थी वह सामाजिक समस्या ही होती थी। कहानी को प्रेमचंद कई बार गल्प या आख्यायिका भी कहते हैं। एक जगह उन्होंने उपन्यास और कहानी का अंतर स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो उतना जोर दीजिए, दिखाइए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल में वर्णन में 10 से 20 पृष्ठ लिख डालिए, ये कोई दूषण नहीं है। आख्यायिका में आप महफिल के सामने से चले जाएंगे और बहुत सी उत्सुक होने पर भी आप उसकी ओर निगाह नहीं उठा सकते।
वहाँ तो एक शब्द एक वाक्य भी ऐसा न होना चाहिए जो गल्प के उद्देश्य को स्पष्ट न करता हो। इसके सिवा कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए। यानी कि वह कहते हैं कि कहानी की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। और वहीं अगर आप उपन्यास लिखते हैं तो उसमें आपकी जितनी क्षमता है, उस बात को आप जितना विस्तार देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पर कहानी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वह उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास रुपया है और समय भी उनके पास रहता है, जिनके पास धन होता है। आख्यायिका साधारण जनता के लिए लिखी जाती है, जिनके पास न धन है न समय। यहाँ तो सरलता पैदा कीजिए, यही कमाल है। अपने लेखन के स्तर को प्रेमचंद ने यहाँ स्पष्ट किया है। प्रत्येक विद्या में लिखते समय लेखक स्वयं क्या सोचता रहता है, यह महत्वपूर्ण है। उपन्यास लिखते हुए प्रेमचंद एक गंभीर सामाजिक दायित्व सामने रखकर लिखते हैं। उपन्यास में उनको गंभीरता से कहानी है, कहानी में ऐसे किसी दायित्व का दबाव उन पर नहीं पड़ता। इसलिए कहानी लिखते समय प्रेमचंद अधिक सहज रहते हैं। नमक का दरोगा और कानूनी कुमार की भाषा में परिहास, व्यंग, हंसी ठिठोली करती हुई जीवंत भाषा है। इस भाषा के दर्शन में हमें प्रेमाश्रम, रंगभूमि या गोदान में नहीं मिलते। प्रेमचंद अपने आप को उपन्यासकार के रूप में अधिक प्रतिष्ठित देखना चाहते थे, इसलिए वे विषय, पात्र और उद्देश्य को लेकर एक सुचिंतित दृष्टिकोण अपनाते थे। उपन्यास लिखने के क्रम में कुछ पात्र, घटनाएं और विषय वस्तु छूट जाती थी। वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं बनता था जिस पे वे विस्तार से लिख सके। तब उन पर वे कहानी लिखते थे। कहानी में उनके लिए पर्याप्त स्थान रहता था, ऐसे सुचिंतित पात्र। परंतु उपन्यास से छूटे हुए पात्र हमें कहानी में मिल जाते हैं। पंडित मोटेराम शास्त्री और कानूनी कुमार जैसे पात्रों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद ने उन विषयों और पात्रों पर भी कहानियां लिखी जिनका वर्णन वे उपन्यास में कर सकते थे। स्वामिनी, बेटों वाली विधवा, बड़े घर की बेटी कहानियों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इस तरह किस्सागो और शिक्षक दोनों मिलकर कहानीकार प्रेमचंद बनते हैं। उनकी कहानी के किस्से का अंत होते होते उपदेश न सही संदेश जरूर होता है। ऐसी कहानियों में चाहे अलगोज्या हो या दो बैलों की कथा, संदेश के बिना उनकी कहानी समाप्त नहीं होती। प्रेमचंद की कहानियों के विषय और शैली पर्याप्त विविधता लिए होती है। ईदगाह बैर का अंत में उन्होंने निर्दोष बच्चों की आंखों के इस क्रूर यथार्थ को दिखाया। बड़े भाई साहब और विनोद में स्कूली छात्रों के मनोभावों और उनकी जीवन पद्धति का वर्णन है। पूस की रात और सवा सेर गेहूं में भारतीय किसान की आर्थिक समस्या है। सुजान भगत और स्वामिनी में किसानों का सामाजिक जीवन है। सज्जनता का दंड और नमक का दरोगा में नौकरशाही के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया गया है। कौशल में औरतों की आभूषण प्रियता की मनोरम झांकी है। कुसुम और निर्वासन में नारी विरोधी समाज पर चोट की गई है। मोटेराम शास्त्री और सत्याग्रह में भोजन भट्ट ब्राह्मणों का मखौल उड़ाया गया है। हिंसा, परमो धर्म और मंदिर और मस्जिद में सांप्रदायिक समस्या का चित्रण मिलता है। सदगति और मंदिर में अछूतों का जीवन उपलब्ध है। यंत्र में शुद्धि आंदोलन का निरर्थकता बताई गई है। बेटों वाली विधवा में नारी विरोधी कानूनों पर प्रहार किया गया है। मृतक भोज में सरी गली सामाजिक परंपराओं की अमान्यता दिखाई गई है। बड़े घर की बेटी और अलगोज्या में संयुक्त परिवार का विघटन है। शतरंज के खिलाड़ी में पतनशील सामंती पात्रों की दास्तान है। रानी शारंधा और राजा हरदौल में अतीत के गौरव का गान है। जुलूस और समर यात्रा कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन के दृश्य दिखाए गए हैं। मैकू और शराब की दुकान पर दिए गए धरने हैं। चकमा में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का दृश्य दिखा गया है। इस तरह उनकी 300 लगभग कहानियों में भारतीय समाज के जीवन के अनेक दृश्य समाहित हो गए हैं। प्रेमचंद की गिनती उन विशिष्ट लेखकों में की जाती है जिन्होंने जीवन भर नियमित लेखन किया। उपन्यास लेखन में भले ही थोड़ा बहुत अंतराल हो गया हो, लेकिन कहानी और वैचारिक गद्य का लेखन वे नियमित रूप से करते रहे। सन 1907 में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। इसके बाद 1936 लगभग 31 वर्षों तक उनका लेखन फैला हुआ है। प्रेमचंद के लेखन की दूसरी विशेषता यह है कि उनकी लेखन और शैली लगातार विकसित होती रही है। उनकी कहानियां श्रेष्ठता के सोपान की तरफ अग्रसर होती जाती है। यानी कि वो जितनी भी कहानियां आगे लिखते जाते हैं, पूर्व की कहानियों से कहीं ना कहीं बेहतर होती जाती है उनकी कहानी। अगली कहानी
के द्वारा वे अपनी जो उनकी पिछली कहानी में जो कमी होती थी उसे दूर करते हुए नजर आते हैं। इस तरह उनकी कहानियाँ निरंतर विकसित होती रहती है, उनको कलात्मक पूर्णता प्राप्त होती है। इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी श्रेष्ठ कहानी भी समय के अंतराल में लिखी गई है। कुछ आलोचकों का विचार है कि कहानी कला की दृष्टि से 1924 का वर्ष प्रेमचंद के लिए उर्वरा रहा, यानी कि बहुत अच्छा रहा। इस निरंतर का कारण यह है कि उन्होंने स्वतः सुखाय रचनाएं नहीं लिखी। वे कहानियों के द्वारा समाज में जागृति फैलाना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे, देश को विकसित करना चाहते थे, स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग देना चाहते थे। इसलिए जब तक देश इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उनकी कलम को लिखते रहना है। यह प्रेरणा उन्हें आलस्य से बचाती थी, रचना की प्रेरणा देती थी, प्रमादवश कुछ दिन आराम नहीं करने देती थी। सन 1907 से 1936 का यह समय भारत के इतिहास में उथल पुथल का समय था। हर दिन कुछ न कुछ नया घटित होता रहता था। प्रेमचंद उस सब के भागीदार थे। वे समझने का प्रयास कर रहे थे, उसमें अपनी भूमिका निश्चित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने असहयोग, शुद्धि आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन के घटनापूर्ण जीवन पर अनेक कहानियां लिखी। उन कहानियों के द्वारा हम देश के वैचारिक इतिहास को समझ सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों में उन्होंने अधिकार चिंता जैसी कहानियां लिखी। इस समय देश में जो नए नेता विकसित हो रहे थे उनके अंतर्विरोध पर भी प्रेमचंद अपने कहानी लिखी। रंगभूमि के साथ उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जिनका राजनीतिक अर्थ स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज्य विरोधी था। सवा सेर गेहूं कहानी में प्रेमचंद ने किसान के आर्थिक शोषण का भयावह चित्रण किया है। सवा सेर गेहूं के ब्याज के बदले किसान जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूर बन जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा यह कार्य करता है। लगता है कि इस पीड़ा से किसान को कभी भी मुक्ति मिलने वाला नहीं है। प्रेमचंद ने शिक्षित समाज के सामने इन बेजुबान किसानों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। इसी तरह शतरंज के खिलाड़ी के दोनों मुख्य पात्र कोई सृजनात्मक काम नहीं करते, उनको आमदनी होती रहती है, उनका प्रबंधन नहीं करना है, उन्हें तो सिर्फ अपने खेल से मतलब है, देश गुलाम हो रहा है। इन पात्रों को इसकी कोई चिंता नहीं है, उनकी चिंता शतरंज का यह खेल है। प्रेमचंद ने मजे लेकर इन पतनशील पात्रों की कहानी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने उस टॉमी कुत्ते की कहानी लिखी है जो अधिकार चिंता में चिंतित रहते हुए उसी में अपने प्राण त्याग देता है। असहयोग आंदोलन से पहले प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा जैसी कहानियां लिखी थी। प्रेमचंद ने स्त्री की पराधीनता पर भी बहुत कहानियां लिखी। उनका आभूषण प्रेम, संयुक्त परिवार में स्त्री की स्थिति, लड़का और लड़की के प्रति माता पिता और परिवार का भेद भावपरक दृष्टिकोण उनके प्रिय विषय थे। इस तरह की एक महत्वपूर्ण कहानी तेतर है। बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर भी उन्होंने लेखन किया। उस समय एक नियम था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पत्नी को नहीं मिलती थी बल्कि बेटे को मिल जाती थी, या संयुक्त परिवार जो होती थी उनके पास चली जाती थी। पत्नी का अधिकार सिर्फ रोटी कपड़े तक ही सीमित रहता था। इस कानून के विरोध में उस समय आंदोलन चलाया गया। प्रेमचंद्र गबन उपन्यास में इस समस्या का चित्रण किया। इस समस्या को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गबन के माध्यम से पाठकों के सामने रखा। इस विषय पर उनकी बहुत मार्मिक कहानी बेटों वाली विधवा है। इस तरह प्रेमचंद ने दलित उत्पीड़न पर भी कई कहानियां लिखी। उस समय दलित अछूतों के मंदिर प्रवेश का भी आंदोलन चलता रहा। प्रेमचंद ने इस विषय पर भी कहानियां लिखी। छुआछूत की अमानवीय समस्या का भी प्रेमचंद ने विरोध किया। इस तरह किसान जीवन में उनकी कहानियों का विषय रहा। उस समय सांप्रदायिकता की समस्या भी पैदा हो चुकी थी। प्रेमचंद ने मानवतावादी दृष्टिकोण से सांप्रदायिकता का विरोध किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को ध्यान में रखकर कहानियां लिखी। यानी कि प्रेमचंद ने जो भी कहानियां लिखी वह जो उस समय तत्कालीन जो समय था उस समय के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन जो हो रहे थे उसको ध्यान में रख करके भी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का लेखन कार्य किया। प्रेमचंद की कहानियां विकसित होती रही, उनकी कहानियों की कला और उद्देश्य बदलते रहे। उनकी कहानियों में तत्कालीन भारत के जीवन के विविध रूप देखने को मिलते हैं। उनकी कहानियों में उस समय के जो भारत का जीवन का जो विभिन्न रूप था वह देखने को हमें मिलता है। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और न्याय व्यवस्था को भी प्रेमचंद संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने केवल समस्या प्रधान विषयों पर भी कहानियां लिखी है। उनमें वे किसी विशेष विचार का समर्थन नहीं करते। दो बैलों की कथा, ईदगाह आदि कहानियों को इस श्रेणी में रख के हम इस वैचारिक भावना को समझ सकते हैं। तो आज के इस विषय में हमने कहानीकार प्रेमचंद को पढ़ा और समझा।
यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हुए देखे गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस विषय को अच्छे से समझ लें ताकि अगर एग्जाम में इससे संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।